सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स अपने आ चुके हैं चैप्टर 2 के फर्स्ट यूनिट के थर्ड क्लास पर राइट स्टूडेंट्स एज वी प्रोसीड आज अपने पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने का पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। आपको मैंने बोला था लास्ट क्लास में प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का परसेंटेज मेथड। क्या मेथड? परसेंटेज मेथड। आज बता रहा हूं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अगर मैं आपको फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से बताऊं क्लास, तो इस पर क्वेश्चंस आया हुआ है इन योर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर बोल लो, प्रीवियस अटेम्प्ट बोल लो, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है आया हुआ है। व्हाट इज दिस पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला? यहां पर सुनना, यहां पे सुनना। EP is equals to माइनस डेल्टा क्यू माइनस डी क्यू। एक्चुअली डी क्यू मतलब वही डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। एक बारी ये वाला जो है लिख लेना, यहां पर PYQ में आया हुआ, ये पूछा था। वेयर यहां पर देखो dq बाय dp क्या है? डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। लिख लिया? अच्छा, ये वाला लाइन याद रखना है अपने को, ये एमसीक्यू हॉटस्पॉट है क्लास। क्या सर? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी is used for measuring price elasticity where change in price is infinitesimal। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होता है? प्राइस इलास्टिसिटी तब मेजर करने के लिए व्हेन चेंज इन प्राइस इज इनफाइनाइटेसिमल। अच्छा, एक बात आप लोगों को मैं समझाने लगूं, एक बात मैं आपको समझाने लगूं, ये माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन इनवर्स होता है। बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी आर हाउ रिलेटेड? दे आर रिलेटेड इनवर्सली। प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। बातचीत बराबर है? सो ये बात अपने लोगों को ध्यान रखना है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक हियर क्लास। चलो डन है सर। अब अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अच्छा, पॉइंट इलास्टिसिटी में क्लास इतना ही जरूरी है, बस ये दो बातें, बस इतना ही जरूरी है। और ये एक फॉर्मूला P बाई क्यू इनफाइनाइट। क्लियर है ना? हाँ जी सर। अब स्टूडेंट्स, मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। अच्छा, यहां पर एक बच्चे ने पूछा था कि इनफाइनाइट सिमल का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है कि नहीं है? अभी लार्ज चेंजेस इन प्राइस, समझ गए? अभी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व यानी कि ज्योमेट्रिक मेथड, यानी कि ज्योमेट्रिक मेथड। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कंप्यूट होता है, आइए आप और हम समझते हैं इस बात को। लेट्स गो एवरीवन। सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीका है क्लास, सिंपल लॉजिक है क्लास, एकदम सिंपल तरीका है। 5 पॉइंट्स लेता हूं मैं, ज्योमेट्रिक मेथड बता रहा हूं। ज्योमेट्रिक मेथड इज, लिख लो, ज्योमेट्रिक मेथड इज लोअर सेगमेंट, लिख लो, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मतलब इलास्टिसिटी जहां भी मेजर करना है, उस पॉइंट से लोअर सेगमेंट बाय उस पॉइंट से अपर सेगमेंट, कहानी खत्म हो जाएगा। समझे? इधर देखो मैं आपको समझाता हूं, इधर देखो मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, 5 पॉइंट्स है, ए बी सी डी और ई। कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है ना। मान लो ज्योमेट्रिक मेथड में कोई हमें बोलता है इलास्टिसिटी एट ए मेजर करो। डिमांड कर्व तो क्लास आपको ये रेड लाइन दिख रहा है सबको, ये रेड लाइन दिख रहा है सबको डिमांड कर्व में। मैं आपको ये कह रहा हूं एट ए इलास्टिसिटी इक्वल्स टू ए से लेके ई तक का लेंथ, यानी ए बाई ए के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0। सो अगर ए पर प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करना है, ए पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा बताइए? इंफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बराबर बात है। अगर बी पर आप देखेगा,
बी पर थोड़ा सोच के देखो ना, तो बी से नीचे यानी कि बीई बाई बी के ऊपर कितना हिस्सा है, ए बी, सो बीई बाई ए बी। अब बच्चे बीई ज्यादा बड़ा है ए बी के मुकाबले, तो इसका मतलब बीई बाई ए बी इज ग्रेटर देन 1। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर हम लोग सी पर बात करें, अगर हम लोग सी पर बात करें, तो एट पॉइंट सी क्या होगा बोलो, सीई बाई ए सी, यस और नो, सीई बाई ए सी। सी से नीचे ई तक और सी से लेके ए तक लेंथ तो इक्वली है, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि दोनों इक्वली होगा तो 1, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब ग्रेटर देन 1 था तो उसको सिंपली इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और अगर बच्चे लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड या इनइलास्टिक डिमांड। और ई पर देखो, अब फॉर्मूला क्या था आप लोग समझने का कोशिश करना, लोअर बाई अपर, ई से नीचे कुछ है क्या, रेड लाइन का पार्ट नहीं, जीरो, भाई ऊपर में पूरा ए ई है तो जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। सर सही है सर, इनसे ज्यादा पूछते नहीं क्या, ना नहीं पूछते, इसी वजह से तो हल्का सा स्पीड अप किया मैं, बराबर बात है। दो चीज अभी तक क्लियर है तो आपका ये क्लास अच्छा चल रहा है, बस दो चीज। क्या, अगर कभी भी पॉइंट इलास्टिसिटी बोले, फॉर्मूला क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, ये है पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। और अगर ज्योमेट्रिक मेथड का पूछे, पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया तो जहां पे भी मेजर करना उसका लोअर लेंथ बाई अपर लेंथ, अपर सेगमेंट, दैट्स इट, बराबर है क्लास। स्टूडेंट्स नाउ वी मूव टू आर्क इलास्टिसिटी। बच्चे अगर आर्क इलास्टिसिटी पर जाओगे, समझना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पे अटेंशन। आर्क इलास्टिसिटी, अच्छा ये तो समझ गया लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। आर्क इलास्टिसिटी पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, यहां से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सुनो सुनो, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। पहले क्या था, पहले प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था वो बता रहा हूं, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। हर एक बच्चा अग्री करेगा, आई एम श्योर। चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या था याद है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है सर, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। आई एम श्योर एवरीबडी नोज दिस। अब सुनो यहां पर बात, अब सुनो यहां पर बात, बच्चे अगर आपका आ गया एग्जाम में आर्क इलास्टिसिटी, क्या आ गया, आर्क इलास्टिसिटी, फॉर्मूला बन जाएगा ईपी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी सेम थिंग, चेंज इन प्राइस अगेन सेम थिंग, इनटू आर्क इलास्टिसिटी। वी आर स्टडिंग आर्क इलास्टिसिटी, सम करने वाला हूं आर्क इलास्टिसिटी, तो P1 बाई Q1 नहीं होगा, P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2, ये हो जाएगा आर्क इलास्टिसिटी। दिस इज द न्यू थिंग, दिस इज द न्यू थिंग। मतलब वहां P1 बाई Q1 था, यहां P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2 होने वाला है। क्लियर है, चलिए इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं सो दैट वी अंडरस्टैंड। We have to find elasticity of demand for headphones, elasticity of demand for headphones। चलिए आइए एनालिसिस करते हैं, लेट्स सी whether we are able to solve or not। बच्चे इधर ध्यान से सुनना, EP is equals to, EP is equals to, समझना बात को क्लास, EP is equals to, पहले चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। अभी सम्स है तो मैं थोड़ा स्लो हो गया, P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2, ओके, ये आ गया। अब मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा समझाता हूं डिटेल में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इधर देखना बच्चे, यहां पर किसी ने आपसे पूछा चेंज इन क्वांटिटी, मुझे बताइए पहले क्वांटिटी कितना था, 100, अब नया क्वांटिटी कितना है 150, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है बाई 50, 50 से क्वांटिटी बढ़ा, बढ़ा इसीलिए वी आर टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू, बढ़ा इसीलिए वी आर टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू। अब बच्चे
इफ आई टॉक अबाउट चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस था 500, अब प्राइस है 400, तो प्राइस अभी 100 से कम हुआ। कम हुआ इसका मतलब क्या हो गया, -100 हो गया। अब क्लास यहां पर ये हो गया। अभी इसके बाद ईपी इज इक्वल्स टू, ईपी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू बच्चे P1 plus P2 by Q1 plus Q2. Yes or no? Sir, we did not understand one thing. Change in price -100 क्यों हुआ? अरे बाबा, 500 से 400 हुआ, तो प्राइस बढ़ा कि गिरा? गिरा तो नेगेटिव। सर समझ में आता ना? तो अब बच्चे अगर आप लोग इसका कंप्यूटेशन करोगे, चेंज इन क्वांटिटी में 50 से बढ़ा, तो यहां पर आप 50 लिखा बाई ये 100 से कम हुआ तो -100 लिखा इनटू सम ऑफ प्राइसेस, यानी कि 500 प्लस 400 900, सम ऑफ क्वांटिटी 100 प्लस 150 यानी कि 250। बस हो गया, कहानी खत्म। तो ये 20 गया, ठीक है, 0 गया, 5 आ गया। सो बच्चे आंसर आपका ईपी का क्या आ गया बताओ, -9/5, यानी कि ईपी क्या आया बोलो, -1.8। अगर ईपी -1.8 आया है, इसका मतलब मॉड्यूलस ईपी कितना आ गया, 1.8। इसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ये देख लो यहां पर ईपी 1.8 आ गया। अच्छा माइंड यू, ईपी आया था -1.8, हम लोगों ने मॉड्यूलस लगाकर इसको 1.8 किया, तो इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सर समझ आया क्या? राइट सर। चलिए ना एक आध क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं इलास्टिक डिमांड पे। लिखिएगा, लिखिएगा, rise in price of car from rupees 5 lakhs from rupees 5 lakh to rupees 9 lakhs results in fall in demand from 50,000 units to 20,000 units. Compute price elasticity of demand. इसको एक काम करना ना, टू 20,000 की जगह 10,000 लिख लेना। ओके, कंप्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी मेथड, AEM, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। चलिए ट्राई तो करिए आप लोग सब कोई, लेट्स गो। चलिए आइए प्रैक्टिस कराता हूं आपको, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास। बच्चे लोग, सबसे पहले प्राइस हुआ करता था कितने रुपए, 5 लाख रुपए। कितने रुपए, 5 लाख रुपए। ये देखो लिखा हूं मैं रुपीज 5 लाख। प्राइस कार का बढ़ा 5 लाख से, नया प्राइस कितना हो गया, 9 लाख। कम ऑन, ये बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, हाँ या ना? जिसकी वजह से डिमांड गिरा 50,000 यूनिट से 10,000 यूनिट्स की तरफ, यानी कि क्वांटिटी 1 क्या हो गया बोलो, 50,000 यूनिट्स। तो क्वांटिटी 2 क्या हो गया बोलो, सर 10,000 यूनिट्स हो गया। 50,000 यूनिट्स था,
क्या हो गया, 10,000 यूनिट्स हो गया। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? सर सही बोल रहे हैं आप। अब सर आपने बोला आर्क इलास्टिसिटी मेथड लगाने को, सो इट इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2। आर्क इलास्टिसिटी बोले तभी ये मेथड यूज करिएगा। चेंज इन क्वांटिटी देखिए, 50,000 से 10,000 हो गया, यानी कि 40,000 से कम हो गया, यानी 40,000 से कम हो गया, सो माइनस 40,000 बाई चेंज इन प्राइस। प्राइस पहले 5 लाख था, अब प्राइस हो गया 9 लाख। अगर प्राइस बच्चे 5 लाख से 9 लाख हो गया, मतलब प्राइस जो है वो 4 लाख रुपए से बढ़ गया। प्राइस जो है वो 4 लाख रुपए से बढ़ गया। अगर प्राइस 4 लाख से बढ़ गया तो यहां पर जो है हम लोग 5 लाख 4 लाख लगा दिया, हम लोगों ने 4 लाख लगा दिया। अब जो सम है P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2, करेक्ट है? तो P1 प्लस P2 मतलब 5 lakh plus 9 lakh, which is how much class? 14 lakhs, which is 14 lakhs. फिर बच्चे Q1 plus Q2, 50,000 plus 10,000, that's how much? 60,000, that's 60,000। बराबर बात है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे, यहां 4 जीरो कम हो गया, यहां 4 जीरो कम हो गया, ठीक है, इधर 5 जीरो कम हो गया और इधर पे 5 जीरो कम हो गया। बराबर बात है, बराबर बात है। यहां पे 4 गया, यहां पे 4 गया, -1। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया बताइए? -14/6, -14/6, यानी कि 2723। तो अगर बातचीत करें तो कितना आ रहा है? 2.33 इस तरह से आ रहा है। सो -2.333333, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी आ गया, -2.3333 ऐसे करके प्राइस इलास्टिसिटी आ गया। अब अगर मैं इसका मॉड्यूलस लेता हूं प्राइस इलास्टिसिटी का, तो ये आ जाएगा 2.33। ऑब्वियसली वी विल टेक मॉड्यूलस बिकॉज हमें पता है इलास्टिसिटी इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, तो इसका नेगेटिव आना लॉजिकल था, वी नो दिस। ठीक है सर। स्टूडेंट्स 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड एक बार देख लो, डिमांड कर्व एक बार देख लो, जस्ट रिमेंबर दिस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितने टाइप्स का है? 5 टाइप्स का है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स का है? 5 टाइप्स का है। चलिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। स्टूडेंट्स एक चीज आई विल रिपीट फॉर यू, जब भी आप इलास्टिसिटी को जज करोगे यू विल ऑलवेज जज आफ्टर टेकिंग द मॉड्यूलस वैल्यू। फॉर एग्जांपल ईपी इज इक्वल टू -3, आप ईपी इक्वल टू -3 को जज नहीं करोगे, you will take modulus EP equals to 3, now you will judge this 3, you will not judge -3। अंडरस्टूड है? चलो अब सुनो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक है, जो कि बताया हुआ है, जो कि बताया हुआ है आप लोगों को, राइट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब ईपी क्या है बताइए? इंफिनिटी है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है बच्चे, सो यहां पर जो कर्व था वो आपका कैसा था याद है? इधर देख लीजिए एक बार, कर्व रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये रहा हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है ईपी इक्वल्स टू इंफिनिटी। बात समझ में आता है दोस्तों? ये कब होता है? जब डिमांड क्या हो? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इसको हॉरिजॉन्टल कर्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आई डोंट थिंक इट नीड सम ब्रेन्स। अरे भैया हॉरिजॉन्टल है इसलिए हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, टू दी एंड पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। करेक्ट बात है। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बराबर बात है क्या? ठीक है सर। फिर होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। इधर देखो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इधर सुनना। रिलेटिव, अच्छा बाय द वे जस्ट सेइंग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड and elastic demand are the same thing. Sometimes they may not use the word relatively, it does not change the meaning of the question.
इधर सुनिए भी आप लोग बात को, इधर सुनिए। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, समझ लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% से बढ़ गया, किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% से बढ़ गया। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% से जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% से बढ़ जाए तो मान लीजिए उसका क्वांटिटी जो है वो 30% से गिर गया। ऑब्वियसली गिर गया तो इट्स -30%, ऑब्वियसली इट्स -30%। सो बच्चे ईपी क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑफ कोर्स कोई इसमें मना करने वाली बात ही नहीं है। स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग इज -30% बाई 10%, परसेंट परसेंट गया, 0 गया, यानी कि -3 आया। क्लास क्या है बोलो ना? -3 आया। अब बच्चे लोग अगर ईपी आपका -3 आया, मतलब मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, ईपी अगर -3 आया मतलब मॉड्यूलस ईपी क्या आया? 3। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price। कब होता है? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और आप लोग देखो आपका वैल्यू 3 आया मॉड्यूलस का, इसका मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के केस में जो मॉड्यूलस ईपी होता है वो 1 से ज्यादा रहता है, वो 1 से ज्यादा रहता है। मॉड्यूलस ईपी जो है वो 1 से ज्यादा रहता है। सर वी डू अंडरस्टैंड दिस, सर वी डू अंडरस्टैंड दिस। बात समझ आया? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट बच्चे लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है, अच्छा जस्ट वन मोर थिंग, जब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड 1 से ग्रेटर होता है ना क्लास, तो जो आपका कर्व होता है वो फ्लैट होता है, ऐसा कुछ होता है। इट्स अ फ्लैट कर्व, इट्स अ फ्लैट कर्व, ऐसे लिख लेना बगल में, इट इज अ फ्लैट कर्व। फ्लैट कर्व मतलब थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है बट फ्लैट रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इट्स अ फ्लैट कर्व, बराबर। स्टूडेंट्स व्हेन यू हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इट मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 1। ऐसा क्यों सर? बिकॉज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नहीं समझ रहे बच्चे लोग? परसेंटेज मेथड के अंदर इन द लास्ट क्लास मैंने आपको यह भी तो बताया था, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो अगर बच्चे लोग ये दोनों इक्वल है, मान लो 50% बाई 50% इक्वल है तो 1 ही तो आएगा। सो देयरफॉर मॉड्यूलस ईपी इक्वल्स टू 1। हियर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे जो कर्व, जो डायग्राम बनता है ना बच्चे, जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में बच्चे डायग्राम बनता है ना, द डायग्राम गोज लाइक दिस। ये इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डू नॉट फॉरगेट दिस नेम, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के डायग्राम को क्या बोला जाता है क्लास? बोलिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। राइट सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही है सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बराबर बात है। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्या है बोलो? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ क्लास? बच्चे इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस is greater than percentage change in quantity। percentage change in price is बच्चे greater than percentage change in quantity। क्लियर है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इस बच्चे ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। यहां पे प्राइस में बदलाव ज्यादा जोर का है, यहां पे प्राइस में बदलाव ज्यादा जोर का है। अगर ये बातचीत होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहां पर जो इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है। एग्जाम्पल इलास्टिसिटी विल बी लाइक 0.7,
0.3 रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में द कर्व इज स्टीप और नैरो, दिस इज द कर्व, इट इज कॉल्ड अ स्टीप कर्व और अ नैरो कर्व, क्योंकि एक धड़ाक से गिर रहा है, इट्स फॉलिंग, सो इट इज इनइलास्टिक डिमांड, इट हैज अ स्टीप कर्व। सर बात समझ में आता है, सर बात समझ में आता है। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, फाइनली परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, फाइनली क्या आया बोलो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, PID, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बच्चे अगर हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का बात करें, इसका मतलब प्राइस बदले चाहे, लाइक मेडिसिन, if the price of medicines changes, will you buy more or less medicine? No, you will buy the exact same number of medicines, हाँ या ना। सो इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इज जीरो, यहां मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इज जीरो, दैट इज इट इज अ वर्टिकल कर्व, you can say it is a vertical curve, 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 okay, it is a vertical curve or it's a curve parallel to y axis, it's a vertical curve or it's a curve parallel to y axis, it's a vertical curve parallel to y axis। समझ में आ गया सा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। here price elasticity of demand is zero in perfectly inelastic demand, I hope everything is clear। इसका आई थिंक हम लोगों ने कुछ बात लास्ट डे किया भी है ऑलरेडी, बट ठीक है, इट्स ओके दैट वी हैव डिस्कस्ड इट वन मोर टाइम, चलो कोई बात नहीं। आइए यहां पर सुनिएगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो बच्चे छूट जाता है बच्चों से, एंड आई विल टीच दैट फॉर MCQ, इट्स अ हॉटस्पॉट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट फॉर MCQs। आ जाइए बातचीत करता हूं, बच्चे लोग आइए बातचीत करता हूं, शैल वी, लेट्स गो। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ गुड्स इज समवेयर बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, इज समवेयर बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी का प्राइस इलास्टिसिटी जीरो है या किसी का प्राइस इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, मतलब इट इज वेरी रेयर टू फाइंड सच केसेस, ठीक है, परफेक्ट केसेस है। जनरली इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस आल्सो वी फाइंड दैट द डिमांड फॉर गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी, लैपटॉप, फैंस इज इलास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट डू यू थिंक इज द इलास्टिसिटी फॉर रेफ्रिजरेटर, टीवी, लैपटॉप और फैन, इट इज व्हाट, इलास्टिक, इट इज व्हाट। अच्छा, इलास्टिक का मतलब समझते हो, इलास्टिक का मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, क्लास इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, ओके। आगे यहां आ गया इलास्टिक, आगे द डिमांड फॉर गुड्स लाइक व्हीट एंड राइस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, पता है क्यों, बिकॉज टीवी, लैपटॉप, फैन इज नॉट अ नेसेसिटी, कि आपका सांस नहीं चलेगा उसके बिना, बट व्हीट एंड राइस आर नेसेसिटीज, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, सो व्हीट एंड राइस आर नेसेसिटीज, दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स नेसेसिटीज हैव इनइलास्टिक डिमांड। बट सर व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक, मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, पर नेसेसिटीज में इनइलास्टिक डिमांड होता है। सर मतलब समझाइए ना प्लीज, बच्चे डिमांड का इनइलास्टिक होने का मतलब क्या है, कि प्राइस अगर ज्यादा तेजी से बदला, मान लो प्राइस 40% से बदला, प्राइस 40% से बढ़ गया, तो डिमांड क्या 40% से कम हो जाएगा, नहीं, डिमांड शायद बहुत कम कम होगा, कम होगा, लेट्स से डिमांड 10% से ही कम होगा, क्यों, क्योंकि प्राइस भले ही 40% से बढ़ा हो, डिमांड बहुत जोर से बदल नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी, यस और नो, डिमांड बहुत जोर से नहीं बढ़। अच्छा, प्लस अगर आप मान लो घर पे पूरा दिन सारे फैमिली मेंबर्स मिलके 1 किलो चावल खाते हो, ठीक है कि नहीं है, तो अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्या आप लोग 8 किलो चावल खा लोगे फैमिली मेंबर्स मिलके, अरे ऐसा तो नहीं होगा, तब भी लगभग लगभग डिमांड तो वही रहेगा।
लगभग लगभग वही डिमांड रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है टू द चेंज इन प्राइस, अगर डिमांड प्राइस के बदलने से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है बट लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा, एक्ट टू, प्राइस बदलने से डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। बट बहुत ज्यादा या थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा डिमांड चेंज होगा, नॉट नॉट एज मच एज चेंज इन प्राइस, देन वी कॉल इट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और लग्जरीज के केस में यही होगा, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ भी जाए, बदल भी जाए, तो डिमांड बहुत तेजी से बदलने वाला नहीं है, बिकॉज दीज आर नेसेसिटीज फॉर अवर सर्वाइवल। सर हमें बात तो समझ में आ गया है, सर हमें बात तो समझ में आ गया है। तो मैंने क्या कहा, इसलिए एंड द डिमांड फॉर सॉल्ट इज हाईली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। हाँ, नमक के लिए आप बोल सकते हो परफेक्टली इनइलास्टिक है, प्राइस कितना ही बदल जाए आप और नमक नहीं खाओगे। प्राइस कम हो जाने से आप नमक और नहीं खा लोगे, और प्राइस बढ़ जाने से आप नमक खाना कम नहीं करोगे, क्योंकि नमक इज अ नेसेसिटी बट इट इज एन इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। 5 रुपया 10 रुपया में नमक का पैकेट मिल जाता है, देयरफॉर इट इज एन इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। ठीक है, सही है सर, वी अंडरस्टैंड दिस सर, वी अंडरस्टैंड दिस सर परफेक्टली। स्टूडेंट्स, अब मैं किस मेथड का बातचीत करने वाला हूं, अब मैं किस मेथड का बातचीत करने वाला हूं, अनदर मेथड। हम लोग देखो प्राइस इलास्टिसिटी मेथड पे क्या क्या पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास, percentage method. Today's class we had begun with point elasticity, then we went on to study geometric method to measure elasticity. याद है वो लाइन वाला, lower segment by upper segment. Then we did arc elasticity, all to measure price elasticity of demand. Finally we are moving on to the fifth one. What is the fifth one, class? Fifth one is our total outlay method, or it is also called total expenditure method. Please write it down. Total outlay method is also called total expenditure method. Students, यहां पे I'll tell you one interesting fact. Total expenditure method. Total expenditure method. बच्चे बात करूं क्या, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे बात करूं क्या? चलो बात करता हूं। Students, under total expenditure method, we have only 3 types of elasticity. Wow, we only have 3 types of elasticity. हमारा इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड के अंदर कितना टाइप का इलास्टिसिटी है? 3 तरीके का। आइए मैं आपको समझाता हूं तीनों तरीकों को, एकदम रिलैक्स होके सुनना। इलास्टिक डिमांड, पहले लिख लो, under total expenditure method there are 3 types of elasticity: elastic demand, inelastic demand and unitary elastic demand. Okay, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बट आप लोगों को पहले एक बात समझना पड़ेगा, एक बात समझना पड़ेगा प्लीज। हेलो एवरीवन, हेलो, इधर साइड में देखिए, लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले is nothing but price of the commodity into quantity demanded of that commodity. Price of the commodity into quantity demanded of that commodity. Price of the commodity into quantity demanded of that commodity. Price of the commodity into quantity demanded of that commodity. Price of the commodity into quantity demanded of that commodity. बराबर बात है? चलो let me explain. चलो let me explain now. मुझे बताने दीजिए आप बच्चा लोग। हेलो बच्चा लोग, इधर देखिए, इलास्टिक डिमांड। बच्चे एक बार सिंपली आई विल एक्सप्लेन थ्रू अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, बट एक बार बताने दीजिए, एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर गिरा, या और प्राइस घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। मतलब अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। व्हाई इनवर्स? बिकॉज व्हेन वन इज राइजिंग द अदर इज फॉलिंग, तब उसको बोलते हैं
इलास्टिक, तब उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। लिख लो, फिर मैं बात करता हूं ना, फिर मैं बात करता हूं ना आप लोगों से, फिर मैं बात करता हूं ना। इलास्टिक डिमांड बराबर बात है क्या सर? बातचीत बराबर है। अभी इन इलास्टिक डिमांड क्या है सर? अच्छा इधर पे था, अच्छा यहाँ पे लिख लेना इनवर्स, इनवर्स वर्ड लिख लेना INV, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है ना, मेरे को टेंशन रहता है कि कीवर्ड्स कोई भी मिस नहीं हो स्टूडेंट से। इनवर्स, फिर आई विल एक्सप्लेन यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ओके बच्चे, इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है जानते हैं? अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा। ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन, ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन, ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। बट स्टूडेंट्स व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? स्टूडेंट्स व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? सुनना, अगर प्राइस बढ़े या प्राइस घटे बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड, तब उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तब उसको बोलते हैं यूनिटरी। यहां पे आपको कोई इलास्टिसिटी का नंबर निकालने नहीं बोलेगा, दे विल ओनली आस्क यू टू जज इलास्टिसिटी, दे विल ओनली आस्क यू टू जज इलास्टिसिटी। बराबर बात है। मैं भी समझाऊंगा अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके, पहले ये बात लिख लिया ना, ठीक है? चलो अब आ जाओ एग्जांपल की तरफ, चलो आ जाओ क्लास, लेट्स गो दोस्तों। Let's talk about the original condition. Hello everyone, let's talk about the original condition. Okay, suppose price is ₹100, जब प्राइस 100 है तब क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, 50 यूनिट्स है। ठीक है, इजी है, इजी है, समझ आता है। प्राइस जब 100 है तब क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट्स है, बात समझ आता है? ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, there are 3 possible scenarios, 1 2 and 3. केस 1, केस 2 एंड फाइनली केस 3। इधर देखो आप लोग, इधर देखो आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। केस नंबर 1, प्राइस जो है वो कम हुआ, प्राइस 100 से 80 रुपीज हो गया। ओके, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। तो आई डिड नॉट चेंज दैट, प्राइस सब जगह ही कम कर देता हूं, प्राइस जो है वो कम कर देता हूं। तो यहां पर जो प्राइस था वो 80 हो गया, यहां भी प्राइस जो है वो 80 हो गया, और यहां भी जो प्राइस है वो 80 हो गया। तीनों केसेस में प्राइस तो गिर के 80 हो गया है। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। राइट सर, राइट सर। अब लेट्स से व्हेन प्राइस हैज फॉलन क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। चलो मान लो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, नया क्वांटिटी डिमांडेड इज, बिकॉज प्राइस 100 से 80 हुआ, नया क्वांटिटी डिमांडेड इज 80 यूनिट्स। कितना है? 80 यूनिट्स, ठीक है, या 90 यूनिट्स, जो भी, वॉट एवर हेल्प्स यू। Why? Because price fell from 100 to 80, so quantity demanded went up from 50 to 90. Let's find out the total expenditure here. Total expenditure कितना है? 80 into 90, 80 into 90 कितना हो गया? 7200। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग देखो, जब प्राइस गिरा 100 से 80 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है, अच्छा व्हाट वाज द अर्लियर टोटल एक्सपेंडिचर? पहले टोटल एक्सपेंडिचर क्या था? 100 इंटू 50 कितना था? 5000 था। देखो जब प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया, पहले 5000 खर्चा करते थे, अब 7200 कर दिए। ओ माय गॉड, ये केस 1 था थ्रू विच आई एक्सप्लेन्ड यू
द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक डिमांड। यहां खास बात क्या है पता है, वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर प्राइस एंड क्वांटिटी, वी आर गोइंग टू कंपेयर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। चलो ठीक है, चलो मान लो प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ा, ठीक है, प्राइस 100 से 80 हुआ, बट क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट से बढ़ा, डेफिनेटली बढ़ा, एंड बढ़ के हुआ 55 यूनिट्स। ओके ओके, क्वांटिटी बढ़ा, 55 यूनिट्स हुआ। लेट्स फाइंड आउट द न्यू टोटल एक्सपेंडिचर। 80 इंटू 55 करो, 4400। ओ माई गॉड सर, प्राइस जब 100 से 80 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर 5000 से 4400 हो गया। सो व्हेन प्राइस हैज फॉलन, total expenditure was also fallen. Students, through this I explained you in case to the concept of inelastic demand. मैंने आप लोगों को inelastic demand समझा दिया है। अब आखिर में केस 3, प्राइस 80 हुआ, अब क्वांटिटी जो है वो बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 62.5 यूनिट्स हो गया। क्वांटिटी बढ़ा, 62.5 यूनिट्स हो गया। चलो लेट्स फाइंड आउट द न्यू टोटल एक्सपेंडिचर। 80 इंटू 62.5 करना, 5000 आएगा, 5000 आएगा। तो स्टूडेंट्स, प्राइस के बदलने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं आया। दिस इज द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। So remember, we compare in total outlay method price and total expenditure. I hope it's clear now. चलो बढ़िया सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो आगे। स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड होता है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ध्यान दीजिए, हियर वी आर नॉट स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हियर वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी आर नॉट स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इधर देखो, पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्लास क्या है पहला पॉइंट बोलो? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सर नहीं समझे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है सर। ठीक है ना? हाँ सर, क्या सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है या सब्स्टिट्यूट्स नॉट इजीली अवेलेबल है? दैट इज द क्वेश्चन। क्लास क्वेश्चन है, क्या सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है या सब्स्टिट्यूट्स नॉट इजीली अवेलेबल है? अगर बच्चे सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है, अगर सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है, अगर सब्स्टिट्यूट्स बोलो ना इजीली अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है, सो प्लीज रिमेंबर, जो डिमांड होगा आप लोगों का, समझना, वो होगा इलास्टिक। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। बट अगर सब्स्टिट्यूट्स नॉट इजीली अवेलेबल है तो जो डिमांड होगा वो होगा आपका इन इलास्टिक। सबसे पहले इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? अगर प्राइस के बदलने से डिमांड ज्यादा जोर से बदलेगा, मान लो प्राइस 10% से कम हुआ पर डिमांड 40% से बढ़ गया, या मान लो प्राइस 10% से बढ़ा, प्राइस 10% से बढ़ा तो डिमांड मान लो 40% से गिर गया, मतलब प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड जो है वो ज्यादा तेजी से बदले, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। और अगर प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड कम तेजी से बदले, प्राइस 20% से बढ़ा, डिमांड खाली 10% से कम हुआ, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब लिसन टू द कॉन्सेप्ट, लिसन टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है क्लास, कॉन्सेप्ट है कि अगर सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक है, और सब्स्टिट्यूट्स नॉट इजीली अवेलेबल है तो डिमांड इन इलास्टिक है। अरे तो डिमांड इन इलास्टिक है। सर नहीं समझा हम लोग, सर नहीं समझा हम लोग। इधर सुनो, चलो
मान लो एक प्रोडक्ट है, क्लॉथ, कपड़ा, कपड़ा, आपको ना टी शर्ट खरीदना था, टी शर्ट, टी शर्ट, आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में अगले मान लो 50 किलोमीटर, आप जहां रहते हो, अगले 50-100 किलोमीटर जो है पूरे रेडियस में एक ही टी शर्ट का दुकान है, एग्जाम्पल। तो अगर एक ही टी शर्ट का दुकान है, वो टी शर्ट वाला प्राइस बढ़ाए या घटाए, आपके पास ऑप्शन बहुत कम है, तो आपका प्राइस बदलने की वजह से डिमांड बहुत तेजी से बदलेगा नहीं, बिकॉज आपको उसी के जाना पड़ेगा। बट मान लो आप ऐसी जगह पे रहते हो जो आप बहुत सारा टी शर्ट्स का दुकान है, ये ले दमादम, ले दमादम, ले दमादम, एक दुकान, दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, चौथा दुकान। तो अगर एक दुकान ने प्राइस बढ़ा भी दिया, आप तुरंत दूसरे पे शिफ्ट हो जाओगे, यस और नो? तो इस केस में जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तब डिमांड जो है वो इलास्टिक होता है, पर जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता तब डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होता है। समझ आया? इफ यू कैन इजीली चेंज योर डिमांड फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर, इट इज इलास्टिक डिमांड। इफ यू कांट, इट्स इनइलास्टिक डिमांड, गेम ओवर। चलो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। अब देखो, आपका एक बजट है, हर फैमिली का एक बजट होता है, किसी में खर्चा ज्यादा होता है, किसी फैमिली में खर्चा कम होता है। अब एक बात समझना, जो भी आपका बजट हो, हाई बजट हो, लो बजट हो, आपके बजट का कोई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा परसेंटेज ऑक्यूपाई करती है। शैल आई गिव यू एन एग्जांपल? लाइक इट कुड बी योर क्लॉथ्स, योर ट्रेवल प्लान्स। आपका क्लॉथ्स या आपका ट्रेवल प्लान्स, इस पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, फैमिली के साथ कहीं ट्रेवल करना है तो ऐसे चीजों का जो डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा। मतलब अगर इनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इनका डिमांड काफी गिर जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लॉथ्स की जगह, क्योंकि क्लॉथ्स भी फिर भी कहीं ना कहीं नेसेसिटीज में आ गया, तो बोलना गड़बड़ रहेगा, मैं बोल सकता हूं कुछ फर्नीचर रहा, ठीक है ना, ट्रेवल रहा, इनका इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि इन पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, फर्नीचर, टीवी, एसी पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो इनका डिमांड क्या होगा? इलास्टिक, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके बजट को अफेक्ट करता है ये। पर एक बात बताओ, मैच बॉक्स, सॉल्ट, इनका प्राइस बहुत कम है, तो ये कंज्यूमर के बजट का स्मॉल पोर्शन है। तो अगर कोई चीज कंज्यूमर के बजट का लार्ज पोर्शन है तो उसका डिमांड इलास्टिक होता है, बिकॉज कंज्यूमर्स विल इमीडिएटली चेंज डिमांड। बट अगर मैच बॉक्स और सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, सो विल यू शिफ्ट द डिमांड टू सम अदर प्रोडक्ट? यू विल नॉट। आप जो है क्या कुछ और खरीदने लग जाओगे? नहीं, क्योंकि वो प्राइस राइज आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल है, मान लो जो मैच बॉक्स है, जो मैच बॉक्स 5 रुपया का आता था वो 8 रुपया का आ गया, 3 रुपया बढ़ गया, 3 रुपया बढ़ गया। लेकिन अब आपका ट्रेवल प्लान का बात करता हूं, एक जगह आप लोग ट्रेवल करने वाला था फैमिली, जहां 2 लाख खर्चा आने वाला था, 2 लाख पूरा फैमिली का खर्चा आने वाला था, पता लगता है कि अब खर्चा 2,15,000 आने वाला है, 15,000 और बजट से निकालना पड़ेगा। अफेक्ट हुआ? देखो, 15% से चेंज हुआ, मैच बॉक्स का दाम 30% से बढ़ा था, लेकिन फिर भी इलास्टिक डिमांड किसका है? ट्रेवल प्लान्स का, क्योंकि वो आपके बजट का लार्ज पोर्शन है। एब्सोल्यूट अमाउंट 15,000 आपको अफेक्ट करेगा, पर यहां पे एब्सोल्यूट अमाउंट 3 रुपए आपको अफेक्ट नहीं करेगा। सो प्रोडक्ट्स दैट आर अ लोअर पार्ट ऑफ योर बजट हैव इनइलास्टिक डिमांड, प्रोडक्ट्स दैट आर लोअर पार्ट ऑफ योर बजट हैव इनइलास्टिक डिमांड, उनका प्राइस राइज या फॉल से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिमांड ज्यादा बदलने वाला नहीं है। जब डिमांड ज्यादा नहीं बदलेगा तभी इनइलास्टिक डिमांड बोलोगे। सर समझ में आता है? नेचर ऑफ नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाइज, बहुत इजी है। अगर नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि नेसेसिटीज तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, कहां जाओगे छोड़ के नेसेसिटीज को। पर लग्जरी गुड्स, इलास्टिक डिमांड, यस और नो? नेसेसिटीज का इन इलास्टिक है, क्योंकि नेसेसिटीज नो मैटर व्हाट आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हॉटस्पॉट हियर क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हॉटस्पॉट हियर क्लास। हाँ, अब क्लास
नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। सिंपल, अगर लार्ज नंबर ऑफ यूजेस है, आप लोग लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लार्ज नंबर ऑफ यूजेस, इलास्टिक डिमांड। लेस नंबर ऑफ यूजेस, इन इलास्टिक डिमांड। वाई आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पहले जो इंस्टीट्यूट पूछेगा एमसीक्यू वो तो तैयार करो। अगर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स है बच्चे, इलास्टिक डिमांड होगा। लेस नंबर ऑफ यूजर्स है बच्चे, इन इलास्टिक डिमांड होगा। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या बात हो रही है। यहां पर क्या बात हो रही है मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्लास इंस्टीट्यूट ने कितना ही बढ़िया लाइन लिखा है, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, द मोर द नंबर ऑफ यूजेस, the more the possible uses of a commodity, greater will be its price elasticity. The more the possible uses of a commodity, greater will be its price elasticity. Greater will be its price elasticity. More the possible uses of a commodity, greater will be its price elasticity. Very important. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको थ्रू मिल्क। वाई सो, ज्यादा यूज है तो वाई इलास्टिक डिमांड, एंड कम यूज है तो वाई इन इलास्टिक डिमांड। आई विल एक्सप्लेन दैट। फिर से बोल रहा हूं, इलास्टिक मतलब जब डिमांड बहुत तेजी से बदलेगा, when demand will change by a greater percentage than price. Now let me explain. Students, price of milk fall हुआ। पहले मेरे घर में मिल्क आता था जस्ट बिकॉज घर पे चाय कॉफी बनती थी, जस्ट बिकॉज घर पे, आप लोग के घर पे भी बनती है, मेरे घर पे भी चाय कॉफी बनती थी। अब दूध सस्ता हुआ, मिल्क सस्ता हो गया। स्टूडेंट्स, जब मिल्क सस्ता हुआ हम लोगों ने और मिल्क खरीदने लगे, हम लोग और मिल्क खरीदने लगे, हम लोग और मिल्क खरीदने लगे, हम लोग और मिल्क खरीदने लगे। हम लोग उस मिल्क से कर्ड भी बनाने लगे, घर पे घी भी बनाने लगे, क्रीम भी बनाने लगे, स्वीट्स भी बनाने लगे। मेरा शौक है दूध से नहाने का, मैं दूध से नहाने भी लगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब प्राइस कम हुआ तो मिल्क को हम लोग इंपॉर्टेंट यूज जो चाय कॉफी था उससे शिफ्ट करके लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए भी खरीदने लगे। तो जिन चीजों के लिए पहले डिमांड होता था मिल्क, अब उनसे ज्यादा चीजों के लिए डिमांड होने लगा। सो इलास्टिक डिमांड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पर अब आप लोग सोच के देखो, पर अब आप लोग सोच के देखो, एक मशीन है, एक मशीन है जिसका काम है फोटोकॉपी करना, जेरोक्स करती है वो मशीन। फोटोकॉपी समझते हो तो जेरोक्स। अब एक मशीन का काम फोटोकॉपी करना है, वो मशीन का क्या मल्टीपल यूजेस है क्या? सर नहीं, खाली जेरोक्स ही करता है। तो अगर आपको जेरोक्स कराने का काम स्टार्ट करना है तो आपको वो मशीन खरीदना है, चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे कम हो, उसका डिमांड इन इलास्टिक होगा बिकॉज नंबर ऑफ यूजेस कम है, नंबर ऑफ यूजेस कम है। सर बात सही है सर, सर बात सही है सर। आगे बढ़ता हूं, टाइम पीरियड, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। देखो दो बातें हैं, टाइम पीरियड लॉन्ग है, टाइम पीरियड शॉर्ट है। देखो शॉर्ट टाइम पीरियड में कंज्यूमर के पास ऑप्शंस कम रहते हैं, तो डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। पर लॉन्ग पीरियड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है लॉन्ग टर्म में। सो लॉन्ग टर्म में जो डिमांड होगा वो होगा इलास्टिक। ओनली दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, बात सही है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। कंज्यूमर हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं सिगरेट का बात करता हूं, सिगरेट। अब दो तरीके के लोग हैं, ए और बी, दोनों ही सिगरेट पीते हैं। पर ए को जो है ना, ए को जो है वो लत है सिगरेट का, और बी जो है वो ठीक है, कूल बनने के लिए पीता है। ऐसे लत वत कुछ नहीं है बी को। तो जब बी के लिए देखा जाएगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो बी कूल बनना कर देगा कम, बी बोलेगा ना भैया सिगरेट नहीं चाहिए। तो बी के लिए जो डिमांड है, समझना, बी के लिए जो डिमांड है वो इलास्टिक है, बी तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा बिकॉज बी इज नॉट हैबिचुएटेड टू द प्रोडक्ट। तो बी के लिए इलास्टिक डिमांड है, प्राइस बढ़ते ही बी डिमांड कम कर देगा। पर ए जो है भैया उसको हैबिट हो गया, ए जो है उसको लत लग गया है, ए जो है वो उसको हैबिट हो गया, उसको लत लग गया है।
तो अब जब इसको लत लग गया है तो चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे वो तो सामान खरीदेगा, जो भी सिगरेट है अल्कोहल वो तो खरीदेगा। सो इन दैट केस डिमांड विल बी इनइलास्टिक। तो अगर कंज्यूमर का हैबिट है तो इनइलास्टिक डिमांड है, तब प्राइस कुछ भी हो वो खरीदेगा प्रोडक्ट। अग्रीड है डिसअग्रीड है? सर अग्रीड है ना बातचीत को। अच्छा आगे बढ़ता हूं। टाइट डिमांड एग्जाम्पल। टाइट डिमांड का मतलब समझ गए क्या होता है? ज्वाइंट डिमांड। टाइट डिमांड का मतलब होता है ज्वाइंट डिमांड। कभी कभी दो कमोडिटीज साथ में डिमांडेड होते हैं। द डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच आर टाइड टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट दोज हुज डिमांड इज ऑफ ऑटोनॉमस नेचर। इनइलास्टिक क्यों है टाइट डिमांड इनइलास्टिक? मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने प्रिंटर खरीदे, अगर आपको आपने प्रिंटर खरीदा है, उसमें एक ही टाइप का इंक कार्ट्रिज लगेगा, यस और नो, तो वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना। आपके पास ऑप्शन क्या है? इंक कार्ट्रिज महंगा हो या सस्ता। आप ऐसा होगा क्या कि आप प्रिंटर खरीद लिए लेकिन आप बोलोगे कि भैया इंक कार्ट्रिज सस्ता नहीं किया तो नहीं लेंगे, वो बोलेगा मत लीजिए मत लीजिए, प्रिंटर ताड़ते रहिए बैठ के, क्योंकि प्रिंटर और कोई काम करेगा नहीं आपका। इंक कार्ट्रिज तो आपको जो भी प्राइस होगा दे के खरीदना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं टाइड डिमांड। क्या बोलते हैं? टाइड डिमांड। नेक्स्ट है प्राइस रेंज। ये मैं बता चुका हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस अगेन, है ना? हाँ सर। गुड्स विच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज और वेरी लो प्राइस रेंज हैव इन इलास्टिक डिमांड। मैं आपको बताता हूं क्यों। वेरी हाई प्राइस रेंज, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस का एक गाड़ी 6-7 करोड़ का आता है। तो अब अगर रोल्स रॉयस का गाड़ी 6-7 करोड़ का आता है, तो अगर वो गाड़ी का कीमत 10 करोड़ भी हो जाए तो वो आदमी क्या 3 करोड़ शॉर्ट बैठा है? जो आदमी 7 करोड़ का रोल्स रॉयस खरीद रहा है, क्या वो 10 करोड़ का नहीं खरीद पाएगा? खरीद पाएगा, बिल्कुल खरीद पाएगा। क्योंकि वो वैसे नहीं सोचता है ना कि हम पूरा टोटल 6-7 करोड़ जमा कर लेता है फिर एक दिन खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो 10 करोड़ का खरीद रहा है तो उसके पास 100-125 करोड़ पड़ा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझना, आराम से उसके पास 100-125 करोड़ रुपया रखा हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गुड्स विच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज हैव व्हाट डिमांड? इन इलास्टिक डिमांड। और जो गुड्स बहुत ही लो प्राइस रेंज में है, नमक हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ठीक है, अब तुम लोग रिलेट कर पा रहा होगा, है ना? तो अब यहां पर जो है ये सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, वेरी लो प्राइस रेंज, इसका डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। क्यों इन इलास्टिक होगा? क्योंकि इसमें भी तुमको फर्क नहीं, जो बहुत कीमती है उसमें भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, जो बहुत सस्ता है उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली फर्क पड़ता है मिडिल रेंज का, यानी कि एसी, फ्रिज, फर्नीचर, ये सब में, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इन सब में, है ना? मिडिल रेंज हैव इलास्टिक डिमांड। ठीक है, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम ये टाइट डिमांड से ही रिला हुआ है, इनका भी इन इलास्टिक डिमांड होता है, बताया हुआ है, तो हटाइए इसको, लेट इट बी। स्टूडेंट्स अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इजी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। याद करो उसमें फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा था, खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज द फॉर्मूला? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में बस इनकम की जगह प्राइस होता था, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अच्छा, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू यहां से आता है, अगर इनकम इलास्टिसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। इनकम इलास्टिसिटी जीरो है मतलब इनकम बदलने से डिमांड में कोई फर्क नहीं आया। इनकम बदलने से डिमांड में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है? और जब, अच्छा ये जनरली कब होता है पता है?
इनकम बदलने से डिमांड में कोई फर्क नहीं आया। इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, अगेन लाइक सॉल्ट एंड मैच बॉक्स, कितना बार यूज हो गया ये एग्जांपल, सॉल्ट मैच बॉक्स, आपका इनकम बढ़ जाएगा तो क्या आप अपनी पहली सैलरी से ये सोचते हो नमक खरीदोगे? ऑब्वियसली नहीं ना। अगर आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपको ये तो नहीं सोचा ना हम माचिस लेके जाएगा घर पे, अरे ऑब्वियस सा बात है नहीं। तो इफ इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो, इट सिग्निफाइज दैट डिमांड इनकम की वजह से नहीं बदलेगा। ये होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के लिए, ठीक है। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो हो गया, देन इंक्रीज इन इनकम मींस इंक्रीज इन डिमांड। ये होता है नॉर्मल गुड्स के लिए। जैसे कपड़ों के लिए ऐसा आप सोच ही सकते हो ना कि भाई मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम और कपड़े खरीदेगा। तो फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू ऐसे लिखी है यहां पर कि सर बताएं यहां एमसीक्यू छुपा हुआ है, बराबर बात है। आगे बढ़ता हूं फिर। और अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा। ये होता है इंफीरियर गुड्स में। आप पुअर क्वालिटी चावल खा रहे थे इतने दिन से, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपका इनकम बढ़ गया। अब जब आपका इनकम बढ़ गया तो अभी भी क्या पुअर क्वालिटी चावल खाओगे? नहीं। अब आप पुअर क्वालिटी चावल हटा दोगे, कम कर दोगे या खत्म कर दोगे, और आप अब बासमती चावल और बेटर वैरायटी ऑफ चावल खाओगे। क्लियर है कि नहीं? हम नहीं रिलेट कर पा रहे, हम अभी भी पुअर क्वालिटी खाते हैं, पर बाकी सबके लिए बता रहे हैं। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, जब इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है तो जब इनकम बढ़ जाता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर बेटर ऑल्टरनेटिव में शिफ्ट कर जाता है, राइट। when income elasticity of demand is negative, the good is an inferior good, the good is an inferior good, बोलो the good is an inferior good। यहां पर आ गया inferior good। when income elasticity is negative, the good is inferior good। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया क्या? सो व्हेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, द गुड इज एन इंफीरियर गुड। याद रखना ये तीनों चीज, और कुछ भी रेलिवेंट नहीं है यहां से, मतलब पता ही आप लोगों को, हटाइए इसको, बस ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और यहां पे सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, सुन लेना। इफ इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, सेल्स आर हाईली सिक्लिकल। मतलब हाईली सिक्लिकल का मतलब होता है कि आपका, और यहां पर दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है ना, सिक्लिकल और साइक्लिकल, ठीक है कि नहीं है? जस्ट सेइंग, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चा लोग आधा पढ़ा लिखा होता है तो वो लोग सिक्लिकल कोई बोल देगा तो बोलेगा सर साइक्लिकल होता है, मास्टर ये बताया था, बट इट इज रॉन्ग इंग्लिश, दोनों होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अभी इधर सुनना। अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, सेल्स आर हाईली साइक्लिकल, इसका मतलब सेल्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन इनकम। मतलब समझे? मतलब इनकम बढ़ेगा तो उन प्रोडक्ट का सेल्स भी बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एन इंफीरियर गुड सेल्स आर काउंटर साइक्लिकल, मतलब अगर इनकम बढ़ा तो इनका सेल कम हो जाएगा, तो इनका इलास्टिसिटी 0 से कम हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे अभी मैं सुन रहा था, कोई इंटरव्यू सुन रहा था, ध्यान आ रहा है मेरे को, एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू था, वो उसका अल्कोहल का बिजनेस है। वो क्या बोल रहा है पता है? कि जब हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हम लोग का अल्कोहल का सेल्स बढ़ रहा है। कॉमन सेंस भी है, रिलेटेबल भी है, कि इनकम बढ़ रहा है तो ज्यादा लोग अल्कोहल पी रहे हैं या ज्यादा लोग अल्कोहल अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? यही यहां पर लिखा हुआ है, यस और नो? अच्छा, आइए अब टू अंडरस्टैंड व्हाट इंस्टीट्यूट कैन आस्क, एक क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आराम से क्वेश्चन देखेंगे एंड देन प्रैक्टिकली लेट्स ट्राई इट आउट। इधर सुनिएगा एवरीवन। अ कार डीलर सेल्स न्यू एज वेल एज यूज्ड कार्स, सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेर एज फॉलोज। न्यू कार का प्राइस 6.5 लाख है, क्वांटिटी बिका 400, ठीक है। यूज्ड कार का प्राइस 60,000 है, क्वांटिटी बिका 4,000। क्लियर है कि नहीं? अब आगे सुनो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, रियल इनकम ऑफ कस्टमर्स रोज बाई 10%। अच्छा, लोगों का इनकम बढ़ा है,
लोगों का इनकम बढ़ा है। अब जब लोगों का इनकम बढ़ा है तब क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। जो नया गाड़ी है उसका सेल्स बढ़ गया, पर जो यूज्ड गाड़ी है उसका सेल घट गया। कॉमन सेंस है, क्योंकि नया गाड़ी एक लग्जरी आइटम है, और लग्जरी आइटम्स का इनकम इलास्टिसिटी कैसा होता है, पॉजिटिव। इनकम बढ़ने के साथ साथ इनका डिमांड बढ़ता है, और जो यूज्ड गाड़ी है उसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। कॉमन सेंस है ये भी, क्योंकि यूज्ड आइटम एक इंफीरियर कमोडिटी है। इनकम बढ़ने के साथ साथ यूज्ड आइटम का डिमांड जो है वो कम हो जाता है, ये क्योंकि आपका कॉमन सेंस है कि ये जो है एक इंफीरियर कमोडिटी है। सर समझ में आ गया। अब आपको बोला गया इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बताओ। क्या कैलकुलेट करके बताओ, इलास्टिसिटी करके बताते हैं ना, बताते हैं, इधर सुनो। सबसे पहले एक चीज, कंज्यूमर का इनकम कितने से बढ़ा, 10% से, तो परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या है, 10% बढ़ा है, ठीक है, ओके। सेल ऑफ न्यू कार, अभी मैं खाली न्यू कार का बात कर रहा हूं, डोंट टॉक टू मी अबाउट द ओल्ड कार। न्यू कार पहले 400 बिकता था, अब न्यू कार कितना बिकता है, 500। तो परसेंटेज चेंज क्या आया न्यू कार में, 400 से 500 हो गया, यानी कितने से बढ़ा, 100 से बढ़ा। बट अगर परसेंटेज में करें तो 100 से बढ़ा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। सो अगर आप ये देखोगे इट विल बी 25%। चेंज इन कार्स बाई ओरिजिनल डिमांड फॉर कार्स इनटू 100। 400 से 500 बढ़ा मतलब 100 से बढ़ा, ओरिजिनली 400 था इनटू 100, तो वो परसेंटेज में हमें फिगर मिल गया। अरे वाह सर, ये तो 25% आ गया। तो अब आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 25, परसेंटेज चेंज इन इनकम 10। हमेशा क्वांटिटी ऊपर रहता है, सो 25% बाई 10% कितना आया, 2.5। चेक कर लो, प्लस 2.5, यानी कि इट इज अ नॉर्मल गुड, या आप लोग अगर एग्जाम में लग्जरी भी बोलोगे तो इट इज अ करेक्ट आंसर। बट आपको पता है यूज्ड कार्स का इलास्टिसिटी क्या आने वाला है, आंसर नहीं पता मुझे, बट नेगेटिव आने वाला है। वो अपना कैलकुलेशन आप लोग को पता है करना। सर समझ आ गया क्या, राइट सर। लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स मतलब कमोडिटी कोई और, क्वांटिटी का किसी और कमोडिटी का, और प्राइस किसी और कमोडिटी का। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। सर समझ आता है क्या, यहां देखो कमोडिटी अलग है, क्वांटिटी अलग है, प्राइस अलग है, जैसे टी एंड कॉफी। अच्छा अब सुनना स्टूडेंट्स, अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बोलो अगर गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कॉफी एंड टी है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्रॉस इलास्टिक डिमांड स्लोप्स अपवर्ड्स, एंड सो द इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। लिख लो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। वाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, वाई, बिकॉज अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, बोथ आर गोइंग अपवर्ड, या बोथ विल फॉल डाउनवर्ड, इन एनी केस वी हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ आया, समझ आया क्या। सो फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, एंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वी हैव negative cross elasticity. Why? Because if there is a rise in price of cars, then there will be fall in quantity of petrols. Negative cross elasticity. ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन दे, इधर देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हब। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है दोनों का, क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है दोनों का। अगर दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव एंड लार्ज, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव एंड लार्ज।
अगर दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा, बट बहुत छोटा वैल्यू होगा, 0.2 0.3 टाइप्स। और अगर गुड्स अनरिलेटेड है तो क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0। सबसे इंपॉर्टेंट इज इफ दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। चलो इधर देखते हैं। A shopkeeper sells only two brands of notebooks, Imperial and Royal notebooks. Yes or no? इधर ध्यान दीजिए। It is observed that when price of Imperial rises by 10%, मतलब percentage change in price है 10%, तब डिमांड फॉर रॉयल इंक्रीज हो जाता है बाई 15। ऑफ कोर्स इसका मतलब इलास्टिसिटी होगा 15% बाई 10%, क्योंकि दोनों ही बढ़ रहा है तो दोनों तरफ प्लस लगाना पड़ेगा। we get 1.5, that means they are substitute goods with significant substitutability, they are close substitutes, क्योंकि 1 से ज्यादा है मतलब they are काफी close substitutes। पर यहां देखो दो गुड्स के बीच का जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब दे आर व्हाट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बोला है इफ प्राइस ऑफ गुड वाई राइजेस बाई 20%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है बोलो, 20%। क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स या जो भी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ईपी मुझे इसी मुझे ऑलरेडी पता है -0.8। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स नहीं पता तो एक्स लिख दिया, प्राइस ऑफ वाई बढ़ा है 20 से, लिख दिया 20%। तो अब अगर मैं 20% इंटू 0.8 करूंगा एक्स आ जाएगा -16%, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 16% से कम होगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, द लास्ट वन। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये इसलिए जज करता है कि एडवर्टाइजमेंट का गुड्स पर क्या इंपैक्ट आया, एडवर्टाइज किए तो गुड्स के डिमांड पर उसका क्या असर आया। आइए मैं आपको समझाता हूं, इसमें खाली इतना इंपॉर्टेंट है ये, अगर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी 0 है बच्चे, अगर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी 0 है इसका मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बदलने की वजह से भी डिमांड में कोई बदलाव नहीं आया, डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। बराबर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी 0 से ज्यादा बट 1 से कम है तो इसका मतलब है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा है वो 50% से बढ़ाया तो जाके डिमांड में बदलाव 10% से हुआ, तो इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट। मतलब एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा, डिमांड उतने परसेंटेज से नहीं बढ़ा उतना नहीं बढ़ा। अगर एग्जैक्टली 1 है तो मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा आपने 50% से बढ़ाया तो आपका डिमांड भी 50% से बढ़ा, सेम। और अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो एडवर्टाइजमेंट आपका क्या कमाल रहा, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट रहा आपका, सबसे अच्छा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट रहा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट 50% से बढ़ाया बट कंपनी के प्रोडक्ट का सेल या डिमांड 60% से बढ़ गया। Very important MCQ hotspot. And guess what, students? With this, we have been able to complete Unit 1. That is demand. That's it. Goodbye, everyone, for the day.